हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सक्सेस विद सौरभ। लास्ट क्लास में हमने संविधान की प्रस्तावना को समझा था, उस पर आपका रिस्पांस बहुत ही पॉजिटिव रहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम समझेंगे कि संविधान क्या है, संविधान की आवश्यकता क्या है, सरकार क्या है, सरकार की आवश्यकता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जिस भी परिवेश में रहते हैं वह एक समाज है। हम जहाँ भी रहते हैं समाज है, समाज में ही रहते हैं। तो आपके मन में आएगा कि समाज में आएगा क्या क्या, तो समाज में परिवार आ जाएगा, समाज में धार्मिक संस्था आ जाएगी, समाज में विद्यालय आ जाएगा, समाज में विश्वविद्यालय आ जाएगा, और भी चीज़ें समाज में आएंगी। तो जहाँ भी समाज होगा, जहाँ भी समाज होगा वहाँ संघर्ष होगा, जहाँ भी समाज होगा वहाँ संघर्ष होगा। अब आप सोचेंगे कि संघर्ष है क्या, तो संघर्ष है मतों का अंतर, मतांतर। मेरा मानना कुछ और है, आपका मानना कुछ और है, इसी को संघर्ष कहेंगे। उदाहरण के तौर पे देखें तो अगर परिवार का उदाहरण लें तो आपके पिताजी का मानना है कि आपकी शादी हो जानी चाहिए क्योंकि आपकी शादी की उम्र हो गई, बट आपका मानना है कि नहीं, अभी हमको और पढ़ना है, अभी हमको और पढ़ना है। तो क्या हो गया, आपके पिताजी कुछ और मान रहे हैं, आप कुछ और मान रहे हैं, यही मतांतर है, मतों का यही अंतर है। तो क्या है, एक तरह से संघर्ष है, एक तरह से संघर्ष है। दो धार्मिक संस्थान के बीच में संघर्ष हो सकता है, विद्यालय विश्वविद्यालय के बीच में संघर्ष हो सकता है। तो संघर्ष तो आपने समझ लिया, मतलब समाज में संघर्ष होगा। अब संघर्ष तो हो गया, संघर्ष तो हो गया, अब आगे क्या, तो जब संघर्ष हो गया तो उसका समाधान ढूंढा जाएगा। तो समाधान करेगा कौन, तो समाधान करने के लिए हमने पुलिस बना दी, सेना बना दिया, पुलिस बना दी, सेना बना दिया। समाज के स्तर पे पुलिस बना दी और देश के स्तर पे सेना बना दिया। पुलिस और सेना करेगी क्या, पुलिस और सेना करेगी विवादों को सुलझाने का काम, पुलिस और सेना करेगी समाज में व्यवस्था बनाने का काम। और एक पल को मैं कहूँ कि पुलिस और सेना ही तो सरकार का रूप है, पुलिस और सेना ही सरकार है। तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं सर, सरकार पुलिस और सेना नहीं है क्योंकि हम कुछ और जानते हैं, तो उसको भी समझेंगे। लेकिन एक पल को मेरे कहे अनुसार अगर आप मान लें कि पुलिस और सेना ही सरकार है, तो ओवरऑल हम देखेंगे कि सरकार का मेन काम क्या है। तो सरकार का मेन काम है विवादों को सुलझाना, समाज में व्यवस्था कायम रखने के लिए सरकार को बनाया गया है। क्लियर, सरकार का काम क्या है, क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं सरकार एक्चुअल है क्या। तो सरकार का रूप तीन प्रकार का होता है, तीन रूप है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इंग्लिश में अगर समझे तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब एक एक करके तीनों को समझने का प्रयास करते हैं। विधायिका क्या है, जैसा कि नाम से ही आभास हो रहा होगा, विधि का निर्माण करने वाला। विधायिका विधि का निर्माण करने वाला, कानून बनाने वाला, लॉ बनाने वाला, क्या हो गया, विधायिका, लेजिस्लेचर हो गया। क्लियर। अब आपके मन में आएगा कि सर विधायिका में आएगा कौन कौन, विधायिका में आएगा कौन कौन। तो देश के स्तर पे अगर देखें तो विधायिका में राज्यसभा, लोकसभा, राज्य के स्तर पे देखें तो विधानसभा, विधान परिषद। क्लियर, विधायिका क्लियर। नेक्स्ट है कार्यपालिका, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव। विधि का निर्माण विधायिका कर दिया। अब जो विधि बनाया गया तो किसी कारण से बनाया गया होगा, किसी कारण से ही बनाया गया होगा। तो विधि को जमीनी स्तर पे लागू कौन करेगा, तो वही जमीनी स्तर पे विधि लागू करने का काम करेगी कार्यपालिका। विधि बनाएगी विधायिका, विधि लागू करेगी कार्यपालिका। क्लियर। अब कार्यपालिका का एक और काम है, नीति बनाना, पॉलिसीज का निर्माण करना। अब आप बोलेंगे कि सर आपने यहाँ विधि बताया, यहाँ नीति बता रहे हैं, तो सेम लग रहा है, तो विधि और नीति में भी अंतर होगा, जरूर अंतर है, तो उसको भी समझ लेते हैं हम लोग। तो विधि के उल्लंघन पे दंड का प्रावधान किया गया है, मतलब अगर आप कानून तोड़ते हैं तो आपको दंड दिया जाएगा, लेकिन नीति के उल्लंघन पे दंड का प्रावधान नहीं है। उदाहरण से अगर समझें तो सड़क पे बाइक चलाते समय विधि बनाया गया है कि आपको हेलमेट पहनना अनिवार्य है, हेलमेट पहनना अनिवार्य है। आपने हेलमेट नहीं पहना तो आपको दंड दिया जा सकता है। क्लियर। बट अगर आप पॉलिसीज का उल्लंघन करते हैं तो उस पर दंड का प्रावधान नहीं है। एग्जाम्पल,
सरकार ने पॉलिसी बनाई कि सभी को पढ़ना अनिवार्य है, बट आपको पढ़ने का मन नहीं है, तो क्या सरकार दंड देगी? बिल्कुल नहीं, सरकार दंड नहीं देगी, क्योंकि नीति उल्लंघन पे दंड का प्रावधान है ही नहीं। क्लियर? एक और अंतर है विधि और नीति में, सरकार चेंज होने पे नीति बदल जाती है, बट विधि नहीं बदलती। मतलब अभी बीजेपी की सरकार है, ठीक है, अभी अनिवार्य है कि बाइक चलाते समय आपको हेलमेट पहनना है। पहले कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी अनिवार्य था कि बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना है, यानी विधि चेंज नहीं हुई, बट नीति चेंज हो जाती है। अभी एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो बीजेपी ने अगर नीति लाया कि सभी को पढ़ना है, ओके, तो हो सकता है कि कांग्रेस नीति लाई होगी या लाएगी, आगे चलकर आएगी सत्ता में, तो वो नीति लाएगी कि नहीं, जिसको पढ़ने का मन है वही पढ़ेगा। तो क्या हुआ? नीति चेंज हो गया, बट विधि कानून चेंज नहीं हुआ। मेन अंतर है। क्लियर? अब आप कहेंगे कि सर विधायिका समझ गए, विधायिका के काम समझ गए, विधायिका में आता कौन है वो भी समझ गए, कार्यपालिका का काम समझ गए, विधि और नीति में अंतर समझ गए, अब कार्यपालिका में आता कौन है वो बता दीजिए। तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक अस्थाई और दूसरा अस्थाई कार्यपालिका। एक अस्थाई कार्यपालिका और दूसरा अस्थाई कार्यपालिका। अस्थाई कार्यपालिका में वे आएंगे जिन्हें हमने 5 वर्षों के लिए चुना है या जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का है। उदाहरण, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और जितने भी मंत्रीगण हैं, किस में आ जाएंगे? अस्थाई कार्यपालिका में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट है अस्थाई कार्यपालिका में कौन आएगा? तो एसपी साहब आएंगे, डीएम साहब आएंगे, वो क्या हो जाएंगे? अस्थाई कार्यपालिका में आ जाएंगे। अब हमने यहाँ बताया था आपको कि पुलिस और सेना सरकार का ही रूप है, सरकार ही है, तो पुलिस और सेना भी किस में आएगी? कार्यपालिका में आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि कार्यपालिका कार्य करती है विधि को जमीनी स्तर पर लागू करने का, और वही काम तो पुलिस और सेना भी कर रही थी। पुलिस और सेना भी क्या कर रही थी? बनाए हुए कानूनों के आधार पर विवादों को सुलझा रही थी, कानूनों को लागू कर रही थी। तो पुलिस और सेना भी किस में आ जाएगा? कार्यपालिका में आ जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट है न्यायपालिका। आपके मन में सवाल उठेगा कि विधि का निर्माण करना था इसलिए विधायिका बना दिए, विधि को लागू करवाना था जमीनी स्तर पर इसलिए कार्यपालिका बना दिए, लेकिन भाई न्यायपालिका की आवश्यकता क्या है? तो उसको भी समझते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि विधायिका और कार्यपालिका में ही मतों का अंतर हो जाए, विवाद हो जाए, तो इस विवाद को सुलझाएगा कौन? तो इस विवाद को सुलझाने का काम करेगी न्यायपालिका, इस विवाद को सुलझाने का कार्य करेगी न्यायपालिका। लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का कार्य कौन करेगा? उसका कार्य करेगा न्यायपालिका। क्लियर? विवादों को सुलझाएगा, मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा। एक लाइन में देखें तो अंपायर की भूमिका निभाएगा न्यायपालिका। क्लियर? अब न्यायपालिका कितने स्तर की है वो भी समझ लेते हैं। तो न्यायपालिका 3 स्तर की होती है। पहला सुप्रीम कोर्ट, दूसरा हाई कोर्ट और तीसरा लोअर कोर्ट। हिंदी में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जनपद न्यायालय। क्लियर? न्यायपालिका के 3 रूप, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट। ओके, आपने विधायिका को भी समझा, कार्यपालिका को भी समझा और न्यायपालिका को भी समझा, मतलब आपने सरकार को समझ लिया। अब आपके मन में उठेगा कि सर सरकार को समझ लिए, समाज को समझ लिए, सरकार की आवश्यकता क्यों है ये भी समझ लिए, क्योंकि विवादों को सुलझाना है, सरकार के रूप भी समझ लिए, लेकिन अभी तक हमको समझ में नहीं आया कि संविधान की आवश्यकता क्या है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सरकार निरंकुश हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है कि सरकार अपने मन का करने लगे, बेलगाम हो जाए। तो सरकार पे लगाम लगाने के लिए किसका निर्माण किया गया? संविधान बनाया गया कि सरकार पर लगाम लगाएगी संविधान। इसका अर्थ क्या हुआ कि संविधान सर्वोच्च है, मतलब सबसे ऊपर कौन है? सरकार है। उसके नीचे ही सबसे ऊपर कौन है?
सबसे ऊपर संविधान है, उसके नीचे ही सरकार आएगी। मतलब यहाँ संविधान सर्वोच्च हो गया। क्लियर। अब आपके मन में आएगा कि सर ऐसा भी है क्या कि कहीं सरकार ही सर्वोच्च है? तो आप इसका उदाहरण देखने के लिए आप अपने पड़ोसी देश म्यांमार को देख सकते हैं। किसको? म्यांमार को देख सकते हैं, जहां पे सेना का शासन है, मतलब सेना की सर्वोच्चता है। अब सेना तो अपने अनुसार कार्य करती है, जैसा आप जानते हैं। सेना के को कोई मतलब नहीं है आपके मौलिक अधिकार से, उनका अलग ही नियम कानून होता है। मतलब यहां सर्वोच्च क्या हो गई? सेना हो गई। बट भारत में क्या है? संविधान सर्वोच्च है। अंतर समझ गए? तो संविधान क्या है? सरकार पर लगाम लगाने के लिए, सरकार को बेलगाम होने से बचाने के लिए हमने संविधान का निर्माण किया। क्लियर। आई होप आपको बहुत अच्छे से जो मैंने बताने का प्रयास किया समझ आया होगा। अगर आपको बहुत अच्छा लगा यह सेशन तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।